नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 12 की सब्जेक्ट फिजिक्स में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दोस्तों, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को आज न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाता है और बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में न्यूमेरिकल को कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों देखिए, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम आप लोगों को सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें D1 और D2 का P1 और P2 का मान ज्ञात दिया है, यानी कि क्षमता 1 और क्षमता 2 का मान हमें दिया है। तो P1 का मान हमारा क्वेश्चन में है 4 डायोप्टर और P2 का मान हमारा है -2 डायोप्टर। देखिए दोस्तों, P1 का मान क्वेश्चन में 4 डायोप्टर है और P2 का मान -2 डायोप्टर है और हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यानी कि F का मान हमें ज्ञात करना है। तो F का मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले संयुक्त लेंस की क्षमता पता होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर होती है संयुक्त लेंस की संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। देखिए दोस्तों, संयुक्त लेंस की क्षमता P का सूत्र होता है P1 प्लस में P2। अब हम P1 और P2 का मान निकाल रख करके यहाँ से संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर होगा, P1 का मान हमारा 4D है, 4 डायोप्टर, और P2 का मान -2 डायोप्टर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से P का मान हमारा निकल के आ जाएगा 2 डायोप्टर। P का मान हमारा 2 डायोप्टर निकल के आ गया, तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर आ गया 2 डायोप्टर। अब हमें ज्ञात करना है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर हो जाएगा F बराबर 100/P। 100/P और P का मतलब क्षमता हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा F बराबर, अब हम P का मान रख देंगे 100/2 हो जाएगा। अब काटेंगे तो F बराबर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो संयुक्त लेंस की क्षमता F बराबर हमारा आ गया 50 सेंटीमीटर। दोस्तों, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। F बराबर में 50 सेंटीमीटर, हमें इसी का मान ज्ञात करना था। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब 2 लेंस संपर्क में रखे गए होते हैं तो उनका संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर P1 प्लस में P2। संयुक्त लेंस की क्षमता, जब 2 लेंस संपर्क में रखे गए होते हैं तो संयुक्त लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर P1 प्लस में P2। हमें क्वेश्चन में P1 का मान 4 डायोप्टर और P2 का मान -2 डायोप्टर दिया है और हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेंगे। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगा फार्मूला P1 प्लस में P2। P बराबर P1 प्लस में P2। अब देखिए दोस्तों, P1 का मान 4 डायोप्टर और P2 का मान -2 डायोप्टर। अब 4 डायोप्टर में से 2 डायोप्टर घटाएंगे तो संयुक्त लेंस की क्षमता P का मान हमारा 2 डायोप्टर आ जाएगा। फिर हमें ज्ञात करना है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर हो जाएगा 100/P। P का मान हमें 2 डायोप्टर दिया है, तो हम P की जगह पे 2 रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर 100/2।
तो 100 जब 2 से 100 हम भाग देंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यह बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों, हमने कितनी आसानी तरीके से फोकस दूरी या का मान निकाल लिया। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे दो लेंस संपर्क में रखे गए होते हैं और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी होती है तो पहले हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं। तो हमने संयुक्त लेंस की क्षमता का फार्मूला बताया कि P बराबर होता है P1 + P2। तो दोस्तों आप लोग इस फार्मूले को नोट कर लीजिए कि संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 + में P2 होता है। तो यहाँ से संयुक्त लेंस की क्षमता P निकल जाएगा। उसके बाद फोकस दूरी और क्षमता में हमें संबंध पता है कि जब सेंटीमीटर में दिया होता है तो 100/P लिखते हैं, और जब मीटर में दिया हो तो 1/P लिखकर हम निकालते हैं। दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है कि +3 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर क्षमता के दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों हो जाएगा इसमें, अब हमें देखिए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन हमारा पहले क्वेश्चन के जैसे एकदम है। तो इसमें देखिए दोस्तों, हमारा दिया है दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। और इसमें P1 का मान हमारा 3 डायोप्टर है, P1 का मान +3 डायोप्टर है, और P2 का मान -5 डायोप्टर। P2 का मान हमारा -5 डायोप्टर है और P1 का मान +3 डायोप्टर दिया है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन में P1 का मान +3 डायोप्टर और P2 का मान दिया है -5 डायोप्टर। अब हम यहाँ से भी पहले संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगा P1 + में P2। संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 + P2। अब जब यहाँ से P निकालेंगे तो हो जाएगा +3 डायोप्टर और -5D। अब P निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा, देखिए अब 3 डायोप्टर में से 5 डायोप्टर जाएगा तो -2 डायोप्टर आ जाएगा। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर आ गया -2 डायोप्टर। अब हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा है तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, तो हो जाएगा संयोजन की फोकस दूरी है बराबर, हम यहाँ पे लिखेंगे कि संयोजन की फोकस दूरी यह बराबर हो जाएगा 100/P। अब दोस्तों फिर हमारा हो जाएगा यह बराबर 100 और P का मान हमारा -2 डायोप्टर दिया है। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। F का मान यहाँ से निकल जाएगा -50 सेंटीमीटर। यही देखिए दोस्तों, हमें संयोजन की फोकस दूरी F का मान निकालना था, तो हमने F का मान निकाला तो हमारा आ गया -50 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, हमारा -50 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन एकदम एक समान था। हमारा दूसरा क्वेश्चन में कहा था कि -3 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर क्षमता की दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि जब दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो उनकी संयोजन की क्षमता हो जाएगी, संयुक्त लेंस की क्षमता या संयोजन की क्षमता हो जाएगी का फार्मूला होता है P बराबर P1 + में P2। तो P बराबर हो जाएगा P1 + में P2। अब हमें P1 का मान क्वेश्चन में +3 डायोप्टर और P2 का मान -5 डायोप्टर दिया है, तो यहाँ से हम P का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा P बराबर +3D -5D। तो यहाँ से P का मान निकल जाएगा -2 डायोप्टर। अब हम जब संयोजन की फोकस दूरी F का मान निकालेंगे तो यह बराबर हो जाएगा 100/P। अब P का मान -2 डायोप्टर आया है तो P की जगह पे रख देंगे तो यह बराबर हो जाएगा 100/-2 डायोप्टर। अब 2 से 100 भाग देंगे तो यह फोकस दूरी का मान निकल के आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पहला व दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही तरह थे और दोनों में एक ही क्वेश्चन पूछा था। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को केवल संयोजन या संयुक्त लेंस की क्षमता पूछे तो आप यहीं तक सॉल्व कर लेंगे, यहीं से हमारा मान निकल जाएगा कि P बराबर होता है P1 + P2। अब हमने यहाँ पे P1 और P2 का मान रख के यहाँ से P संयुक्त लेंस की
क्षमता निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारा निकल जाएगा। तो यही हमारा इतना ही, जब क्वेश्चन में पूछेगा तो इतना ही हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, दो लेंस जिनकी शक्तियाँ 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर हैं संपर्क में रखे गए हैं, तो संयुक्त लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है दो लेंस जिनकी शक्तियाँ 4 डायोप्टर व -2 डायोप्टर है, तो संयुक्त लेंस में रखे गए हैं, तो लेंस की शक्ति ज्ञात करना है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है कि दो शक्तियाँ दी हैं, तो P1 का मान हमारा दिया है क्वेश्चन में 4 डायोप्टर। P1 का मान हमें क्वेश्चन में 4 डायोप्टर दिया है और P2 का मान हमारा -2 डायोप्टर दिया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में P1 का मान 4 डायोप्टर और P2 का मान -2 डायोप्टर दिया है और हमें P का मान ज्ञात करना है, यानी कि संयुक्त लेंस की क्षमता का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर होता है फार्मूला P1 प्लस में P2। संयुक्त लेंस की क्षमता का फार्मूला P बराबर होता है P1 प्लस में P2। तो यहाँ से हम P1 और P2 का मान रख के संयुक्त लेंस की क्षमता का मान निकाल सकते हैं। तो P बराबर हो जाएगा, अब P1 का मान हमें 4D है, 4 डायोप्टर, और P2 का मान -2 डायोप्टर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से P बराबर आ जाएगा 4D में से 2D घट जाएगा तो 2D, यानी कि 2 डायोप्टर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों संयुक्त लेंस की शक्ति या संयुक्त लेंस की क्षमता हमारा P बराबर आ जाएगा 2 डायोप्टर। देखिए दोस्तों, 2 डायोप्टर हमारा किस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर। हमें क्वेश्चन में कहा था कि दो लेंस जिनकी शक्तियाँ 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर हैं संपर्क में रखे गए हैं, तो संयुक्त लेंस की शक्ति बताइए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी संयुक्त लेंस की शक्ति पूछे या क्षमता पूछे तो उसका फार्मूला होता है P बराबर P1 प्लस में P2। अब P1 का मान क्वेश्चन में 4 डायोप्टर और P2 का मान -2 डायोप्टर दिया है, तो हम यहाँ पे रख देंगे P बराबर 4 डायोप्टर माइनस में 2 डायोप्टर। अब P का मान निकालेंगे तो P बराबर 2 डायोप्टर आ जाएगा, जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, P बराबर 2 डायोप्टर। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हम, फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। तो हमारा ऑप्शन ए है लाल रंग, ऑप्शन बी है बैगनी रंग, ऑप्शन सी नीला रंग और ऑप्शन डी है हरा रंग। तो देखिए दोस्तों, जब प्रिज्म से कोई पदार्थ प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक जबकि लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बैगनी रंग। देखिए दोस्तों, जब प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की क्षमता में जब प्रिज्म से गुजरता है, तो जब रंगों को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें फिगर इस तरह बनता है कि जैसे यही हमारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और हम प्रिज्म से प्रकाश की किरणों को गुजार रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यह 7 रंगों में हमारा विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे नीचे हमारा बैगनी रंग होता है, सबसे नीचे बैगनी रंग होता है और सबसे ऊपर हमारा लाल रंग होता है, सबसे नीचे बैगनी रंग और सबसे ऊपर लाल रंग होता है। तो देखिए दोस्तों, जो कोण प्रिज्म से सबसे नजदीक रहेगा उसका विचलन सबसे अधिक होता है और जो सबसे दूर पर रहता है उसका विचलन सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग हमारा प्रिज्म से सबसे नजदीक है, तो इसका विचलन सबसे अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कहा क्या है, हमारा पूछा है प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बैगनी रंग का। और यदि पूछता है कि प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होगा, तो दोस्तों सबसे कम लाल रंग के लिए होगा। फिर हमारा अगला है, एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई सतह का अपवर्तनांक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई सतह का अपवर्तनांक होता है। तो ऑप्शन ए है तंतु के पदार्थ से अधिक, ऑप्शन बी है तंतु के पदार्थ से कम, ऑप्शन सी है तंतु के पदार्थ के बराबर,
अब ऑप्शन डी है तंतु के पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंतु के पदार्थ से कम। देखिए दोस्तों, एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई सतह का अपवर्तनांक तंतु के पदार्थ से कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 15वां है, प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तीकरण, ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है विवर्तन, ऑप्शन 4 है प्रकीर्णन। तो देखिए दोस्तों, प्रकाशिक तंतु में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के गुण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के गुण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अपवर्तनांक सूचांक वाले गोली कोश की सतह से उसके फोकस अक्ष की दूरियां क्रमशः F1 तथा F2 हैं। तो उनके बीच संबंध है। अपवर्तन 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 सूचांक वाले गोली कोश की सतह से उसकी फोकस अक्ष की दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं। तो उनके बीच संबंध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है F2 इक्वल टू F1, ऑप्शन बी है F2 इक्वल टू माइनस F1, ऑप्शन सी है F2 इक्वल टू NF1, ऑप्शन डी है F2 इक्वल टू माइनस NF1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि F2 इक्वल टू NF1। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो देखिए दोस्तों, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। और यदि पूछता कि सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी कितने है, तो देखिए दोस्तों, सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी अनंत पर और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यदि समान नेत्र के लिए अधिकतम दूरी पूछता तो वह अनंत पर होता, और समान नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा अभिसारी तथा अपसारी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, नेत्र लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। अभिसारी यानी कि कीड़ों को एकत्रित करना, और अपसारी माने कीड़ों को फैला देना। तो नेत्र लेंस हमारे कीड़ों को एकत्रित करता है। तो नेत्र लेंस की प्रकृति हो जाएगी अभिसारी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिसारी। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आदमी 2 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता होगी। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आदमी 2 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता होगी। तो इसमें हमें U का मान दिया है, हम भी यहाँ से F का मान निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद क्षमता यानी कि P का मान हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन में दिया है U बराबर हमारा दिया है U बराबर 2 मीटर। अब देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए U का मान माइनस में ही रहता है। और यहाँ पे V का मान हमारा अनंत हो जाएगा। अब फोकस दूरी यहाँ से पहले हम निकाल लेंगे। तो हमारा निकट दृष्टि दोष दिया है से पीड़ित, इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की, तो देखिए दोस्तों, लेंस के लिए UVF में संबंध का फार्मूला होता है। लेंस के लिए UVF में फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/V माइनस में 1/U होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/F बराबर 1/इनफाइनाइट माइनस में 1/-2। अब यहाँ से जब हम 1/F बराबर हो जाएगा 1/2। अब F का मान निकालेंगे तो यह बराबर हमारा हो जाएगा 2 मीटर।
देखिए दोस्तों, हमारा यू का मान दिया -2 मीटर और वी बराबर इनफाइनाइट होगा और यह बराबर हमें ज्ञात करना है। पहले हम एफ का मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्षमता पी का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, लेंस के लिए यू वी एफ में संबंध होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। अब 1/f का मान हमें निकालना है। यहाँ पे v बराबर इनफाइनाइट है, या फिर हम यहाँ पे दोस्तों देखिए वी यू बराबर इनफाइनाइट मान के और v का मान हम 2 मानकर भी सॉल्व करते हैं, तब भी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/इनफाइनाइट माइनस में 1/-2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और जब हम f का मान निकालते हैं तो f का 1 में गुणा होगा, 2 का भी 1 में, तो f बराबर हो जाएगा 2 मीटर। अब हमें क्षमता ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगा, P बराबर, अब हमें मीटर में दिया है तो 1/f लगाएंगे, मीटर बराबर 1/f, तो हो जाएगा 1/2। और जब भाग देंगे तो 0.5 डायोप्टर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम -0.5 डायोप्टर लिख सकते हैं, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता हमारा माइनस में होता है, तो P बराबर हो जाएगा -5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 0.5 डायोप्टर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -0.5 डायोप्टर। देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस वाला भी दिया, लेकिन प्लस वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें निकट दृष्टि दोष का है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस में हमारा सब माइनस में होता है, इसलिए हम -0.50 डायोप्टर वाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला हो जाएगा, अब दृश्यक लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला हो जाएगा अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बराबर होता है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला हो जाएगा आवर्धन क्षमता गुणे नेत्रिका की फोकस दूरी गुणे नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी यानी कि F हो जाएगा। तो हमें यही अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी निकालना है, आवर्धन क्षमता गुणे नेत्रिका की फोकस दूरी। अब देखिए दोस्तों, आवर्धन क्षमता का मान क्वेश्चन में 10 दिया है और नेत्रिका की फोकस दूरी हमें 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे आवर्धन क्षमता की जगह पे 10 हो जाएगा, फोकस दूरी 20 दिया है। तो अब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बराबर हमारा निकल गया 200 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 20वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। हमारा 20वां क्वेश्चन है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला हो जाएगा आवर्धन क्षमता गुणे नेत्रिका की फोकस दूरी यानी कि F। हमें आवर्धन क्षमता क्वेश्चन में 10 दिया है, तो 10 गुणे फोकस दूरी का मान 20 हो, तो 10 गुणे 20 हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो 200 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 20वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी केवल 3 मीटर तक देख सकता है, उसके लिए 12 मीटर तक स्पष्ट देखने के लिए निर्धारित लेंस की फोकस दूरी होगी। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी केवल 3 मीटर तक देख सकता है, उसके लिए 12 मीटर तक स्पष्ट देखने के लिए निर्धारित लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फोकस दूरी बराबर हो जाएगा
फोकस दूरी F बराबर, फोकस दूरी F बराबर हो जाएगा -12/3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा -4 मीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -4 मीटर। देखिए दोस्तों, हमने माइनस में इसलिए दिया क्योंकि वह स्पष्ट देखने के लिए निर्धारित लेंस की हमें दूरी पूछ रहा ना, इसीलिए तो वहाँ पे माइनस में रहेगा। तो दोस्तों फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, तो इसमें है एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 - a है, तो a का मान होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 - a है, तो a का मान ज्ञात हो कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, n का मान हमें क्वेश्चन में √2 दिया है और प्रिज्म के विचलन के न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेलियम का मान न्यूनतम विचलन कोण डेलियम से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 90 - a दिया है। अब हमें a का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला होता है, पहले हम उसका फार्मूला आप लोग को बताते देते हैं। तो देखिए, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? तो प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा, अपवर्तनांक n बराबर होता है दोस्तों sin a प्लस डेलियम बाई 2 और पूरे के बटे हो जाएगा sin a बाई 2, पूरे के बटे हो जाएगा sin a बाई 2। देखिए दोस्तों, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक n का फार्मूला हो जाएगा, अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा sin a प्लस डेलियम बाई 2 बटे में sin a बटे 2 हो जाएगा। अपवर्तनांक n बराबर sin a प्लस डेलियम बटे 2 और बटे में sin a बटे 2 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में जिसका मान दिया हम रख करके a का मान निकाल लेते हैं। अब हम n की जगह पे √2 रख देंगे, तो √2 बराबर हो जाएगा साइन, अब a का मान हमें ज्ञात करना है a प्लस, और डेलियम की जगह पे हम 90 - a रख देंगे, तो 90 - a और बटे में हमारा 2 हो जाएगा, और पूरे के बटे sin a बटे 2 होता है, पूरे के बटे हो जाएगा sin a बटे 2। अब देखिए दोस्तों, -a से +a वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2 बराबर sin 90 बटे में 2 बटे में sin a बाई 2। अब दोस्तों आगे हमारा हो जाएगा √2 बराबर हो जाएगा, अब 2 से 90 में भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री अब बटे में sin a बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, sin a बाई 2 इधर गुणा कर रहा, तो उधर हम पक्षांतर कर देंगे तो भाग करेगा, तो हो जाएगा √2 गुणे sin a बाई 2, sin a बाई 2 बराबर हो जाएगा sin 45 डिग्री। अब हम sin 45 डिग्री का मान रख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा √2 गुणे sin a बाई 2 बराबर sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम √2, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, √2 यहाँ पे 2 गुणा कर रहा है, यहाँ पे आ जाएगा तो भाग कर देगा। अब हम √2 को भी पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा sin a बाई 2 बराबर हो जाएगा 1/√2 गुणे √2। अब यहाँ से हो जाएगा sin a बाई 2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इधर भी साइन है तो इधर भी हमें साइन करना रहता है कि साइन कितने डिग्री का मान होता है, तो इधर हम देखेंगे 1/2 है, तो यहाँ 1/2 हमारा साइन में 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो हो जाएगा साइन a बटे 2 बराबर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, दोनों तरफ हमारा आप साइन आ गया, तो साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा a/2 इक्वल टू 30 डिग्री, a/2 इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम यहाँ से मान निकालेंगे a का, तो a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। इधर 2 गुणा कर रहा है तो इधर 2 भाग कर रहा है, उधर गुणा हो जाएगा, तो a बराबर हमारा 60 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में a का मान निकालने को कहा था, यानी कि प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म कोण a का मान हमने निकाला तो आ गया हमारा 60 डिग्री।
तो देखिए दोस्तों, ए का मान हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी में दिया था, भले ही दिया था, लेकिन इसका देखिए सॉल्यूशन हमने कितना बड़ा लगाया है। इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा होगा है। यह हमारा क्वेश्चन 5 नंबर का भी पूछ सकता है। तो दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम एक बार इस क्वेश्चन को पुनः आप लोगों को बता देते हैं फिर से। तो हमारा क्वेश्चन 23वां क्या दिया था कि एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेलियम का मान 90 माइनस ए दिया है। तो ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले जिसका मान दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एन का मान दिया है, तो एन बराबर दिया है √2 और डेलियम का मान दिया है 90 माइनस में ए, और हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखवाया कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है। तो प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक एन का फार्मूला होता है, तो एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेलियम बटे में 2 पूरे के बटे साइन ए बटे 2 होता है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला एन बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस डेलियम बटे 2 पूरे के बटे साइन ए बटे 2 हो जाएगा। अब हम इसमें एन और डेलियम का मान रख के ए का मान निकाल सकते हैं। तो एन की जगह पे हम √2 रख दिए, तो √2 बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस और डेलियम का मान 90 माइनस ए हो जाएगा और बटे में 2 और पूरे के बटे हमारा साइन ए बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, प्लस ए से माइनस ए हमारा कट जाएगा, तो प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा √2 बराबर साइन 90 बटे में 2 और पूरे की बटे साइन ए बटे 2, और फिर हम 2 से 90 में भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन 45, यानी कि √2 बराबर साइन 45 और बटे में साइन ए बटे में 2। अब देखिए दोस्तों, साइन ए बटे 2 इधर भाग कर रहा, तो हम यहाँ पर संतर कर देंगे तो हमारा गुणा करेगा, तो हो जाएगा √2 गुणे साइन ए बटे 2 बराबर साइन 45 डिग्री। √2 गुणे साइन ए बटे 2 बराबर में साइन 45 डिग्री। अब हम साइन 45 डिग्री का मान रख देते हैं, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यहाँ से हो जाएगा √2 गुणे साइन ए बटे 2 बराबर में 1/√2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे √2 हमारा गुणा कर रहा है, तो इधर जब हम पक्षांतर कर देंगे तो वह भाग करेगा, तो हो जाएगा √2 गुणे, यहाँ से जब यहाँ पे 2 √2 गुणा कर रहा है तो इधर हो जाएगा तो भाग करेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे बचेगा साइन ए बटे 2 बराबर में 1/√2 गुणे √2। तो √2 गुणे √2 करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि साइन ए बटे 2 बराबर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम इधर साइन है तो इधर भी हमें साइन लाना रहता है, या फिर हम साइन इनवर्स कर देंगे तब भी हमारा मान आ जाएगा। तो साइन ए बटे 2 और बराबर 1/2 आया है। तो हम देखेंगे कि साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो देखिए दोस्तों, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बटे 2 बराबर साइन 30 डिग्री। साइन ए बटे 2 बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, दोनों तरफ साइन आ गया तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए बटे 2 बराबर में 30 डिग्री। ए बटे 2 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ से जब हम ए का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे 2 भाग कर रहा है, यहाँ गुणा कर देंगे तो ए बराबर हमारा 60 डिग्री आ गया। तो दोस्तों, ए बराबर 60 डिग्री, यानी कि ये हमारा प्रिज्म कोण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम प्रयुक्त संकेतों के अर्थ को आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे हमारा प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला होता है एन बराबर, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेलियम बटे में 2 और पूरे के बटे साइन a/2 होता है, जहाँ पर एन हमारा अपवर्तनांक होता है और ए प्रिज्म कोण होता है और डेलियम न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम विचलन कोण या फिर अल्पतम विचलन कोण उसको कह सकते हैं। यह अपवर्तनांक है, ए प्रिज्म कोण है और डेलियम न्यूनतम या विचलन या अल्पतम विचलन कोण होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अब अविकल्पी क्वेश्चन में भले ही दिया लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा है। तो यह हमारा न्यूमेरिकल में 5 नंबर के भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन इस फार्मूले पे बनते हैं जो हमें
लगाना रहता है। तो आप लोग इसे समझकर और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इस फार्मूले को जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस फार्मूले का डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका पहला ऑप्शन है वेग, ऑप्शन नंबर बी है आयाम, ऑप्शन नंबर सी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर 4 है आवृत्ति। तो देखिए दोस्तों, जब कोई प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आवृत्ति। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन 25वां है, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है तो जल में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी, और जबकि हमारा जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा बराबर है 6400 एंगस्ट्रॉम दिया है, और जल में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, जल में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया है। तो दोस्तों आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हमें दिया है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हमें क्वेश्चन में दिया है 6400 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर दिया है 6400 एंगस्ट्रॉम, और हमें जल का अपवर्तनांक भी दिया है। तो जल का अपवर्तनांक है, जल का अपवर्तनांक n बराबर है, जल का अपवर्तनांक है 4/3, और हमें जल में इसका तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों हो जाएगा, जल में तरंगदैर्घ्य, जल में तरंगदैर्घ्य बराबर हो जाएगा, जल में तरंगदैर्घ्य, जल में तरंगदैर्घ्य बराबर हो जाएगा प्रकाश में तरंगदैर्घ्य, जल में तरंगदैर्घ्य बराबर हो जाएगा प्रकाश में तरंगदैर्घ्य बटे में जल का अपवर्तनांक। प्रकाश में तरंगदैर्घ्य बटे में हो जाएगा जल का अपवर्तनांक। देखिए दोस्तों, जल में तरंगदैर्घ्य बराबर हो जाएगा प्रकाश में तरंगदैर्घ्य बटे में जल का अपवर्तनांक हो जाएगा। जल में तरंगदैर्घ्य, प्रकाश में तरंगदैर्घ्य देखिए दोस्तों हमारा दिया था 6400 और जल का अपवर्तनांक है 4/3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 6400 गुणे 3 और बटे में 4 हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे तो 16 चौकी 64 हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे 1600 गुणे में 3 और 16 3 48, यानी कि 4800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। 4800 एंगस्ट्रॉम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें पूछा था कि इसकी जल में तरंगदैर्घ्य होगी, तो दोस्तों जल में तरंगदैर्घ्य हमने निकाला तो आ गया 4800 एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया था कि निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है तो जल में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी। निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है तो जल में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी, और इसमें दिया है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दिया है लैम्डा बराबर 6400 एंगस्ट्रॉम, और जल का अपवर्तनांक n बराबर है 4/3। तो दोस्तों प्रकाश, जल में तरंगदैर्घ्य पूछा है तो जल में तरंगदैर्घ्य का फार्मूला हो जाएगा प्रकाश में तरंगदैर्घ्य बटे में जल का अपवर्तनांक। जल में तरंगदैर्घ्य का फार्मूला हो जाएगा प्रकाश में तरंगदैर्घ्य बटे में जल का अपवर्तनांक। अब हम मान यहाँ पे मान रख देंगे, उसके बाद हमें जल में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आ जाएगा। तो हमें प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है तो यहाँ पे हो जाएगा 6400 बटे और जल का अपवर्तनांक 4/3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 3 का हमारा ऊपर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 6400 गुणे 3 और बटे में 4। अब हम 4 से यहाँ 6400 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1600 बार जाएगा, और फिर 1600 गुणे 3 बचा है तो 16 3 48। तो जल में तरंगदैर्घ्य हमारा आ गया 4800 एंगस्ट्रॉम,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4800 एंगस्ट्राम। फिर हमारा अगला है, देखिए दोस्तों, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी नंबर 1 है तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है। फिर दूसरा है तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। तीसरा है आवृत्ति बढ़ जाती है। फिर हमारा चौथा है ना तो तरंगदैर्घ्य और ना ही तरंगदैर्घ्य बदलती है, ना ही तरंगदैर्घ्य बढ़ती है और ना ही बदलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाएगी तो उसकी तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश की फोकस दूरियां क्रमशः एफ आर एवं एफ वी हो तब एफ आर इक्वल टू एफ वी, या फिर एफ वी इज लेस देन एफ आर इज लेस देन एफ वी, एफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ आर, एफ वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ आर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एफ आर इज लेस देन एफ आर, यानी कि बैंगनी रंग की फोकस दूरी लाल रंग की फोकस दूरी से कम होगी। देखिए दोस्तों, यदि एक उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी रंग के प्रकाश की फोकस दूरी क्रमशः एफ आर एवं एफ वी हो तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ बी इज लेस देन एफ आर, यानी कि बैंगनी रंग की फोकस दूरी लाल रंग की फोकस दूरी से कम होगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एफ फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देती हूँ कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारे माइनस होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी माइनस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। उत्तल लेंस की उत्तल लेंस की उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तथा अवतल लेंस की अवतल लेंस की तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछे और उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी दी हो, तो वहाँ पे आप उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धनात्मक में लेंगे, यानी कि पॉजिटिव में लेंगे, और अवतल लेंस की फोकस दूरी आप ऋणात्मक लेंगे, यानी निगेटिव लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में दिया है कि यह फोकस दूरी का उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ दिया है और अवतल लेंस की फोकस दूरी 2f दिया है। तो हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर, और इसकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2। 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस में 1/f2। तो यहाँ पे f1 को हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं और f2 को अवतल लेंस की। तो यहाँ से हम 1/f बराबर निकालेंगे। अब यहाँ पे 1/f का मान हमारा प्लस में हो जाएगा 1/f, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f दिया है और उसको हम प्लस में लेंगे, और अवतल लेंस की फोकस दूरी 2f दिया है, उसको हम माइनस में लेंगे, -2f। तो यहाँ से हो जाएगा 1/f, या दोस्तों 1/f हमारा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, बराबर हो जाएगा, लास्ट लेंगे 2f हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में f, 2 माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ से 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/2f। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f बराबर हमारा हो जाएगा 2f। इसको देखिए दोस्तों, आप संयुक्त लेंस की एफ एस मान लीजिए, यहाँ पे एफ एस
नहीं तो इसमें मिल जाएगा, आप एफ एस मान लीजिए, तो हो जाएगा टू एफ। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमारा आ गया 2f। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो इसमें प्लस में आ जाएगा प्लस 2f, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि यह फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2। अब यहाँ पे हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को एफ एस मान लिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f माइनस में 1/2f। f1 को हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी और f2 को अवतल लेंस की फोकस दूरी मान लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे यह माइनस में आ गया, तो 1/f माइनस में 1/2f हो जाएगा। अब यहाँ से हम लासा ले लेंगे तो 2f हो जाएगा, ऊपर 2 माइनस में 1 बचेगा, तो एफ एस का मान हमारा 2f निकल आया, यानी कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f का मान आ जाएगा 2f। यही हमें पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि आवर्धन का सूत्र नंबर 1 v तथा u के पदों में, नंबर 2 u तथा f के पदों में, और नंबर 3 है v तथा f के पदों में लिखिए। देखिए दोस्तों, आवर्धन का सूत्र हमें v तथा u के पदों में लिखना है, v तथा f के पदों में, और v तथा f के पदों में लिखना है। तो जब आवर्धन का सूत्र हम v तथा u के पदों में लिखेंगे तो m बराबर हो जाएगा -v/u, और जब हम u एवं f के पदों में लिखेंगे तो m बराबर हो जाएगा f/f माइनस में u। u तथा f के पदों में जब लिखेंगे तो m बराबर हो जाएगा f/f माइनस में v u हो जाएगा, और जब v और u के पदों में, v और f के पदों में लिखेंगे तो m बराबर हो जाएगा f माइनस में v/में f हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है कि आवर्धन का सूत्र नंबर 1 v तथा u के पदों में, नंबर 2 u तथा f के पदों में, और नंबर 3 है v तथा u के f के पदों में लिखिए। तो दोस्तों, जब आवर्धन का सूत्र v तथा u के पदों में लिखेंगे तो आवर्धन m बराबर हो जाएगा -v/u, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी। और जब हम u तथा f के पदों में लिखेंगे तो हो जाएगा m बराबर में f/f माइनस में u, और जब हम v तथा f के पदों में लिखेंगे तो m बराबर हो जाएगा f माइनस में v/f हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आवर्धन के सूत्र को v तथा u तथा f तथा v तथा f के पदों में आप लोगों को बता दिया है। फिर हमारा अगला है क्रांति कोण की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि क्रांति कोण की परिभाषा लिखिए। तो हो जाएगा, इसमें आप लोग लिखिएगा कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांति कोण कहलाता है। क्रांति कोण की परिभाषा हो जाएगा, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांति कोण कहलाता है। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांति कोण कहलाता है। देखिए दोस्तों, क्रांति कोण का परिभाषा हो जाएगा, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांति कोण कहलाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों, हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों, हम हेडिंग डालकर लिखेंगे कि अवतल लेंस के प्रथम फोकस, हेडिंग लिखेंगे प्रथम फोकस, तो उसमें लिखेंगे लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित व निश्चित बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित व निश्चित बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें, जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। परिभाषा हमारा हो जाएगा, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें
लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती हैं, इसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए। लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए दोस्तों, लेंस की क्षमता का परिभाषा हो जाएगा, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी हुई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक डायोप्टर यानी कि डायोप्टर को D से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 100/F। यह हमारा सेंटीमीटर में होता है, और जब मीटर में निकालना हो तो 1/F होता है, F मीटर। लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 100/F सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 1/F मीटर में। जब हमें मीटर में मान निकालना हो तो हम 1/F रखते हैं, और जब सेंटीमीटर में निकालना होता है तो 100/F सेंटीमीटर रखते हैं। तो दोस्तों, और इसका मात्रक हमें पूछा है, तो मात्रक हमारा हो जाता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस की क्षमता का परिभाषा हो जाएगा, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर यानी कि D हो जाएगा, कैपिटल D। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, कांच के बने एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक कांच से अधिक है, तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कांच से बने एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक कांच से अधिक है, तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति भी बदल जाएगी। अर्थात यदि उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, और अवतल लेंस है तो वह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो इसमें हमें उत्तल लेंस कहा है तो वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि कांच से बने एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक कांच से अधिक है, तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हो जाएगा कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति भी बदल जाएगी, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। फिर हमारा अगला है कि किसी लेंस द्वारा आवर्धन से क्या आप समझते हैं। किसी लेंस द्वारा आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो हो जाएगा हमारा, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसका परिभाषा हो जाएगा, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं तथा इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाएगा फार्मूला प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की लंबाई को O से, तो m बराबर हो जाएगा I/O। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं हम, और रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों देखिए, संयोजन की फोकस दूरी का फार्मूला हो जाएगा 1/F = 1/F1 प्लस में 1/F2। संपर्क में रखे पतले लेंसों की फोकस दूरी संयोजन की फोकस दूरी का फार्मूला हो जाएगा 1/F = 1/F1 प्लस में 1/F2। और क्षमता संयोजन की क्षमता बराबर हो जाएगा P बराबर P1 प्लस में P2। देखिए दोस्तों, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो संयोजन की फोकस दूरी F बराबर
1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2। और हमें क्षमता निकालना है तो क्षमता P बराबर हो जाएगा P1 प्लस में P2। तो दोस्तों मैंने इस फार्मूले को ऊपर सवाल में भी आप लोगों को बता दिया था कि संयोजन की जब हमें फोकस दूरी निकालना हो तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2 होता है और क्षमता P बराबर होता है P1 प्लस में P2। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखिए। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए तथा इसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। तो दोस्तों मैंने इस फार्मूले को अभी ऊपर आप लोग को बताया था और उसमें प्रयुक्त संकेतों के अर्थ को भी बता दिया था। तो देखिए दोस्तों, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n बराबर में n बराबर में साइन a प्लस डेल m बटे में 2 और पूरे के बटे साइन a बटे 2 हो जाएगा। अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन a प्लस डेल m बटे में 2 पूरे के बटे साइन a बटे 2 होता है। अब देखिए दोस्तों, हमारा इसमें n अपवर्तनांक हो जाएगा और a प्रिज्म कोण और डेल m न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण हो जाता है। स्मॉल n होता है प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और कैपिटल A प्रिज्म कोण होता है और डेल m हमारा न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। तो देखिए दोस्तों, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर होता है NV माइनस में NR अपान में NY माइनस में 1। वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर हो जाएगा NV माइनस में NR अपान में NY माइनस में 1। अब देखिए दोस्तों, ओमेगा हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता है, NB बैगनी रंग का अपवर्तनांक, NR लाल रंग का अपवर्तनांक और NY हमारा पीला रंग का अपवर्तनांक है। तो किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र हो जाएगा ओमेगा बराबर NV माइनस में NR अपान NY माइनस में 1। NB हमारा बैगनी रंग का अपवर्तनांक, NR हमारा लाल रंग का अपवर्तनांक, NY पीले रंग का अपवर्तनांक हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेत्र की समंजन क्षमता का परिभाषा होता है कि नेत्र की फोकस दूरी को घटाने तथा बढ़ाने की क्रिया को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और इसमें दिया है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। देखिए दोस्तों, नेत्र की समंजन क्षमता का फार्मूला हो जाएगा नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि नेत्र की फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से उत्तम क्यों माना जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से उत्तम क्यों माना जाता है। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की तुलना में किसी वस्तु का लगभग 5000 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित का मतलब हो जाएगा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए यह प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से उत्तम माना जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से उत्तम क्यों माना जाता है। तो आप लोग इसमें लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की तुलना में किसी वस्तु का लगभग 5000 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए यह प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से उत्तम माना जाता है। फिर हमारा अगला है दूरदर्शी की अपदृश्यक का द्वारा बड़ा क्यों बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, दूरदर्शी की अपदृश्यक का द्वारा बड़ा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने की
के लिए इसे आवश्यक का द्वारक माना जाता है, क्योंकि बनाने के लिए इसे आवश्यक मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए और क्लास 12 की फिजिक्स अन्य सभी विषय में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पाने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों आज हम इतना ही क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। अब हम अगला वीडियो अगले दिन लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।